अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। उस दिन जब मैं सुबह सवेरे घर के अंदर दाखिल हो रही थी, उस वक्त मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। लेकिन मुझे डर था कि कोई मुझे घर के अंदर दाखिल होता हुआ ना देख ले, वरना वो मेरे ऊपर सौ सौ सवाल उठाते। मुझे पता था कि उन्होंने अगर मुझसे 3 से ज़्यादा बार पूछा तो मैं सब कुछ उगल देती। सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने भाई से लग रहा था, क्योंकि जिसके साथ मैंने मुंह काला किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का ही दोस्त था। और मेरे भाई की कील की नज़र थी। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखता था। उसे हर बात का पता चल जाता था। इसी वजह से मुझे अपने भाई से तो बहुत डर लग रहा था। अगर उनको इल्म हो गया कि मैंने उनकी दोस्त के साथ ऐसी हरकत की है तो वो मुझे और अपने दोस्तों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते। इस वक्त तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया था, लेकिन अब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कम अज़ कम मुझे इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि मैं क्या करने जा रही हूँ और किसके साथ करने जा रही हूँ। लेकिन अब मेरे पास पछतावों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं ये देखना भूल गई थी कि भाई इस वक्त जाग रहा था और छत पर खड़ा मुझे देख रहा था। इस बात का एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और फिर मेरे भाई ने मुझसे एक ऐसा मुतालबा किया जिसे सुनकर मेरा दिल किया कि मैं मर जाऊं या फिर हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाऊं, किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां पर मैं किसी को भी दिखाई ना दूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इस कदर जालिम इंसान हो सकता है। उस रात मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और अपने रब के हजूर गिड़गड़ा कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगी थी और अपने रब से अपने लिए दुआ की थी कि मैं दिल में सोच रही थी इससे अच्छा था कि मेरा भाई मुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता, लेकिन मुझसे इस किस्म का मुतालबा नहीं करता। मैं तेज़ी से कमरे के अंदर चली गई थी। अभी मुझे कमरे में बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरी बहन, जो कि बिस्तर पर ही सो रही थी, कसमसाने लगी और मुझे कहने लगी, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। रात को घर से निकलते वक्त मैंने इसके दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। यही वजह थी कि ये सारी रात बेहोश रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी सुबह जाग जाएगी। वो तो शुक्र था कि मैं इसके जागने से पहले ही कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। मैं भी इसके साथ लगती सोती बन गई और इसे कहने लगी कि मैंने नहीं खोलना, जाओ खुद ही जाकर देख लो। असल में इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं अपने घर में से किसी का भी सामना नहीं कर सकती थी। बिलफर्ज दरवाजे पर अम्मी होती या फिर भाई होता तो मेरे आंसू खुद ब खुद ही मेरी आंखों से बहने लगते। फिर इनके सवालात शुरू हो जाते जिनके जवाबात मैं किसी सूरत भी नहीं दे सकती थी। मुझे अपने वजूद में एक खालीपन का एहसास हो रहा था। और क्यों ना होता, मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। एक लड़की के पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं होता। मैंने अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया था। अभी मैं बिल्कुल माहौल से अभी मैं बिल्कुल बे अभी मैं इनसे नहीं मिलना चाहती थी। मुझे अपने कज़न के बारे में सोचकर शिद्दत से रोना आ रहा था, जिसके साथ अम्मी मेरी मंगनी कर चुकी थी। अगर उसे मेरी हरकत के बारे में पता चल जाता तो वो शादी की पहली ही रात मुझे तलाक दे देता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे इस रिश्ते से जान छुड़वाऊं। अचानक मेरे दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने तेज़ी से भाई के दोस्त को कॉल की और उसने कॉल पहली ही बेल पर उठा ली और मुस्कुराते हुए मुझसे हाल पूछने लगा। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इसकी आवाज़ सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और इसे कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। मेरी बात सुनकर वो लड़का चिल्ला उठा और कहने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो या फिर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया है? ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? अब हैरत का झटका मुझे लगा था। इस आदमी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसका ये मुतालबा मानना होगा। मैं इसके जाल में फंसकर इसके पास चली गई और उसका मुतालबा भी मान लिया, लेकिन अब वो अपने वादे से साफ मुकर रहा था। मैं इसकी मिन्नतें करने लगी और उसे कहने लगी कि खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया तो मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी भी नहीं कर सकती।
इसने ये कहकर काल काट दी कि अगर मैंने इसे ज़्यादा तंग करने की कोशिश की तो वो मेरे भाई को सब कुछ सच सच बता देगा कि तुम्हारी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई है। भाई का नाम सुनकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। अगर भाई को पता चल गया तो इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देगा और भाई के सामने खुद शरीफ बन जाएगा। मेरा पूरा वजूद ही खौफ से कांपने लगा। दूसरी तरफ मेरी बहन ने कॉलेज जाना था। वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी और मुझे बाहर निकलने के लिए कह रही थी। मैंने तेज़ी से अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोल दिया। उसने एकदम मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वो चौंक गई और परेशानी से मुझसे पूछने लगी, क्या तुम रोती रही हो? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया, लेकिन फिर इसी वक्त मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। इस वक्त मुझे किसी के सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह से सुबह सुबह रोता देखकर वो परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मुझे वजह तो बताओ। अगर तुम मुसलसल यूं ही रोती रही और मुझे वजह ना बताई तो मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और इसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक ऐसी गलती कि मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरी बात सुनकर मेरी बहन मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुमसे अगर ऐसी कोई गलती हो गई है तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। जहाँ तक लोगों को सवाल है तो तुम इनकी परेशानी मत लो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करो। मेरी बहन मुझे समझा रही थी। शायद इसे लग रहा था कि मैं जिसे बड़ी गलती कह रही हूँ वो इतनी बड़ी गलती नहीं है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसकी सज़ा तो मेरे रब ने भी तजवीज़ की हुई है। वो मुझसे छोटी थी लेकिन मुझसे ज़्यादा समझदार थी। मैं इसके गले लगकर काफ़ी देर तक रोती रही और अपना दिल हल्का करती रही, लेकिन मेरा दिल हल्का होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक ही इसने मुझे कहा कि मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं तुमसे वापस आकर इस बारे में तफसील से बात करूंगी। बहन की बात सुनकर मैं तेज़ी से इससे दूर हटी। मैं सारी रात नहीं सोई थी, मगर अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा था। मैं किसी तरह से अपना ये गुनाह अपने वजूद से अलग करना चाहती थी, लेकिन ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैंने अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी थी। इस बात का एहसास मुझे शाम के वक्त हुआ, जब मैं अपने तमाम घर वालों के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे भूख नहीं थी, लेकिन मैं मजबूरन बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे घर का रिवाज था कि रात का खाना हम सब लोग मिलकर खाते थे, चाहे किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई और मजबूरी हो। इसे डाइनिंग टेबल पर लाजमी हाजिर होना पड़ता था। यही वजह थी कि मैं इनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन मैं खाना खाने की बजाय प्लेट के साथ खेल रही थी। अचानक ही मेरे भाई ने मुझे पुकारा। अपने नाम की पुकार सुनकर मेरा दिल दोबारा खौफ से धड़कने लगा। मैंने एक नज़र उठाकर अपने भाई की तरफ देखा, जो बहुत ही अजीब और गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। आज से पहले उसने मेरी तरफ कभी भी ऐसे नहीं देखा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। चंद लम्हे वो यूं ही मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, जैसे मुझे कुछ याद करवाना चाह रहा हो, और मुझे वो वाक़या याद भी आ गया। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें चुरा लीं। जब मैंने दूसरी बार इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा तो इस बार वो मुस्कुरा रहा था। यकीनन वो मुझे कल का वाक़या याद करवाने में कामयाब हो चुका था। अब मेरा बीपी लो हो रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। मुझे न जाने क्यों लग रहा था जैसे मेरे भाई को इस बारे में पता लग गया हो। अम्मी हम दोनों को बहुत गौर से देख रही थीं, लिहाजा जब मेरे भाई ने मुझे पुकार कर कुछ भी नहीं कहा तो वो इसे डांटते हुए कहने लगी कि ये क्या तरीका है? अगर तुमने बात नहीं करनी तो इसे बुलाने का मकसद क्या है? यूं ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है। मेरा भाई बहुत ही अजीब से लहजे में बोला कि मैंने इससे बात करनी है, लेकिन बहुत ही तफसीली बात करनी है। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा यहाँ पर सबके सामने बात करना, क्योंकि हमारा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्यों निदा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? भाई ने ये कहकर मेरी तरफ देखा। मैंने बहुत मुश्किल से हाँ में सर हिलाया था। मेरी बहन मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी, इसीलिए मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें भाई ने कुछ कहा है? मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया और दोबारा अपनी गर्दन अपनी प्लेट पर झुका ली। मेरे आंसू आंखों से बहने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं इस वक्त तक नहीं उठ सकती थी जब तक अब्बा नहीं उठ जाते थे। लिहाजा मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए वहाँ पर बैठी हुई थी।
मजीद थोड़ी ही देर गुजरी थी जब भाई ने मुझे दोबारा पुकारा और मुझसे पूछने लगे कि कल रात तुम कहाँ पर थी। ये सवाल मेरे लिए बहुत गैर मुतवक्को था। मेरे भाई से इस किस्म के सवाल की हरगिज़ भी उम्मीद नहीं रखती थी मैंने बेचैनी से भाई की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्से के शोले लपक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई को इस बारे में कैसे पता चला। क्या इनके दोस्त ने इन्हें बता दिया था या उन्होंने सुबह घर के अंदर मुझे दाखिल होते हुए देख लिया था। ये सवालात मेरे जहन में मचल रहे थे और मेरे पास इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि मेरे पास इस वक्त तक कोई जवाब नहीं आ सकता था जब तक मैं भाई से इस बारे में बात ना कर लेती, जबकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई का सामना ही कर सकूं। इसके बाद मैं खुद को तसल्ली देने लगी कि अगर भाई को पता चल भी गया होता तो वो अब तक मेरा हशर नशर बिगाड़ चुके होते और मुझे गैरत के नाम पर कत्ल कर चुके होते, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे यकीन है कि इस किस्म की कोई बात नहीं होगी, कोई और ही बात होगी जिसके बारे में भाई इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर बैठे खुद को तसल्लियाँ देती रही। अचानक ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा जो कि इस वक्त अपने सामने किताबें खोले बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा कि जाकर दरवाज़ा खोलो। उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसा कहना चाह रही हो कि दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं तो पढ़ रही हूँ। इसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो उठने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा मैं खुद ही उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने इस वक्त मेरा भाई खड़ा था। रात के इस पहर भाई को अपने सामने देखकर मुझे डर लगने लगा। ये डर किसी और वजह से नहीं था, बल्कि इसी वजह से था कि अब भाई मुझसे तफसील से बात करेगा। उसने एक नज़र कमरे में बैठी दूसरी बहन पर डाल दी और मुझे कहने लगा कि इस वक्त जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ये बात कहने की देर थी कि मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी टांगों में जान ना बची हो। भाई तो ये कहकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं बुत बनी वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई थी। मुझे वहां पर खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। बहन ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गई हो, ये मैं हूँ। मेरी आंखों से दोबारा से आंसू बहने लगे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखे और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है निदा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। तुम आखिर वो बात क्यों नहीं बता देती जिसकी वजह से तुम इतनी तकलीफ में मुब्तला हो। मैं दोबारा से इसके गले लग गई और इसे कहने लगी कि मेरे भाई से नज़रें नहीं मैं मिला सकती। निदा ने जब ये बात सुनी तो कहा, आखिर तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम भाई से नज़रें नहीं मिला सकती हो। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी इस बात का जवाब भी नहीं दे सकती, लिहाजा बेहतर यही है कि मुझसे सवाल मत करो। मैं इसके साथ खड़ी यही बहस कर रही थी जब मुझे दोबारा से अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इस वक्त भाई मुझे काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने निदा को वहीं छोड़ा और भाई की बात सुनने के लिए इसके कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, मेरी नज़र बिस्तर पर बैठे हुए अपने भाई पर पड़ी, जो कि इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। इसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मुझे देखकर वो फौरन उठा और मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरी आंखें बंद करने का कोई फ़ायदा ना हुआ। भाई ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। भाई ने मुझे दोबारा से उठाया और मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी अपने भाई की इज्जत का ख्याल नहीं आया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और इसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मेरी ये कहने की देर थी कि उसने दोबारा से मुझे झंझोड़ा और कहने लगा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में इसी चीज़ में ज़ाया कर दूँगा। फिर वो मेरे दिमाग से खेलने लगा और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा, सोचो, अगर अब्बा जान को इस बारे में पता चले तब तुम क्या करोगी। उसकी ये बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए अब्बा को इस बारे में ना बताना। वैसे भी तुम्हें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन सा तुम हमारे सगे भाई हो, तुम तो हमारे सौतेले भाई हो। मेरी ये कहने की देर थी कि भाई के चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया। फिर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ सलूक भी सौतेले वाला ही करूँगा।
इसके बाद सुनकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। इस वक्त वो मुझे अपना भाई नहीं बल्कि कोई शैतान लग रहा था। इसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मनहूसियत छाई हुई थी। फिर वो दोबारा यही बात कहने लगा कि दिल तो कर रहा है कि अब्बा को ये खुशखबरी अभी और इसी वक्त जाकर दे दूं। हो सकता है कि ये खुशखबरी इनसे हजम ना हो और वो किसी और ही जगह का सफ़र तय कर लें। भाई ने ये बात बहुत ही बेदर्दी से कही थी। मुझे इससे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं इसके कदमों में गिर गई और उसे कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम मुझे जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन तुम अब्बा को इस बारे में ना बताओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मा और मेरा अब्बा मेरी वजह से इस उम्र में जलीलो रुस्वा हो जाएं। भाई ने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया और मुझे कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, मगर अब तुम भी अपने इन अल्फाज पर कायम रहना। तुमने मुझे कहा है कि तुम वही सब कुछ करोगी जो मैं कहूँगा, तो फिर मेरा मुतालबा मानने के लिए तैयार हो जाओ। आज के बाद तुम वही काम करोगी जिसको तुमने 2 दिन पहले बहुत ही शौक से किया है, लेकिन इस बार लोग मेरी मर्जी के होंगे। भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मुझे इससे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मुझे हराम पैसे कमाने के लिए हराम काम में इस्तेमाल कर रहा था। आखिर वो कैसा गैरतमंद भाई था। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े और इसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन इस पर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। उसने मुझे कहा कि अगर तुम वाकई चाहती हो कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले और तुम्हारी बदनामी ना हो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे ठोकर मारकर उठने के लिए कहा और इंतहाई बेदर्दी से ये कहने लगा कि अपना ये ड्रामा कमरे में जाकर लगाओ। मेरा कमरा तुम्हें ड्रामों के लिए नहीं है। बस कल रात तुम तैयार रहना। जो कुछ मैंने कहा अब तुमने इस पर अमल भी करना है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और खुद को समेटकर वहां से कमरे से बाहर निकल आई। मगर जो तोड़ फोड़ मेरे अंदर चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे समेटूंगी। मुझे इस वक्त ये मुहावरा शिद्दत से याद आ रहा था कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मैं भी इस तरह एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। पहले मुझे डर था कि मेरे भाई को इस बारे में पता ना चले। अगर इसे पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन मेरा ये डर अब इस डर में तब्दील हो गया था कि मेरा भाई मुझे तमाम गैर मर्दों के सामने पेश करने जा रहा है और इसे ना तो खौफ है और ना ही इसमें कोई गैरत बाकी बची है। सारी रात मैं इसी बारे में सोचती रही और फूट फूट कर रोती रही। रात को दोबारा मेरी बहन ने उठकर मुझे देखा था। जब भी मुझे महसूस होता कि मेरी बहन उठ गई है, तब मैं सोती बन जाती। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, लेकिन मुझे ये सुबह बहुत ही तारीक लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि कभी भी रात ना हो, बल्कि हमेशा दिन ही रहे। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती। मेरी ये ख्वाहिश भी इन्हीं ख्वाहिशात में से एक थी। समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात में मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। 2 दिन पहले मैंने जो कुछ भी किया था वो अपनी मर्जी से किया था और अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर किया था। लेकिन अब जो मैं करने जा रही थी वो मजबूरी थी और मैं इस वक्त भाई के हाथों मजबूर हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि काश मेरे अब्बा कभी भी इस लड़के को अपने घर ना लाए होते। उन्होंने कभी भी इस लड़के की परवरिश ना की होती और ना ही उन्होंने कभी अपना बेटा माना होता इसे। मेरा भाई ना सिर्फ मेरे अब्बा की तरबियत को तार तार कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ वो मुझे भी दोबारा से बेमोल करने जा रहा था। जब मुझे कुछ भी समझ ना आई, तब मैंने अपने महबूब को कॉल कर ली। वही महबूब जिसने मुझसे ये कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया था कि अगर मैंने इसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो वो मेरे भाई को इस बारे में बता देगा। अब तो मुझे ये डर भी नहीं था। अब तो मुझे डर ही अपने भाई से था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे किसी ऐसे कारोबार में मुलव्वस कर दे जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। लेकिन इस बार मेरे भाई का दोस्त भी मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। सारा दिन मैं इसे कॉल करती रही, लेकिन उसने पहले तो मेरी कॉल नहीं उठाई और बाद में फिर मेरा नंबर बंद कर दिया। यानी अब मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था घर में, और किसी को तो मैं इस बारे में बता भी नहीं सकती थी। बहन को मैं एतमाद में नहीं ले सकती थी क्योंकि वो खुद बहुत छोटी थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से वो भी इस कारोबार में मुलव्विस हो जाए।
और फिर रात का अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। रात के 10 बजे का वक्त था जब मेरा भाई मेरे कमरे में आया और मुझे एक लिबास पकड़ाया। उसने मुझे कहा कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये लिबास पहनो और मेरे साथ चलो। मैं इसकी बात सुनकर रोने लगी। उसने मुझे कहा कि ये ड्रामे बंद करो, और फिर वो मुझे रात के वक्त अपने साथ न जाने कहाँ पर ले गया। मुझे तो ये भी हैरानगी हो रही थी कि अब्बा अम्मा कोई भी वहाँ पर मुझे देखने वाला नहीं था। अगर कोई मुझे देख लेता तो ज़रूर पूछता। मेरा भाई घर इसी वक्त आया था जिस वक्त इसे अंदाज़ा था कि सब अपने कमरों में आराम कर रहे होंगे। मेरी बहन भी पेपरों की तैयारी करने के लिए अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। फिर रात के अंधेरे में भाई मुझे अपने साथ एक वीरान जगह पर लेकर चला गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों इस घर के अंदर दाखिल हो गए। सामने का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सामने मेरे भाई का दोस्त कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि भाई मुझे ये सब कुछ डराने के लिए कर रहा था। हकीकत में इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि इसे जब पता चला कि इसके दोस्त ने इसकी पीठ पीछे ये काम किया है, तब अगर वो चाहता तो वो इसे गैरत के नाम पर कत्ल कर देता। लेकिन इसमें ना सिर्फ इसका नुकसान था बल्कि मेरा भी नुकसान था। लिहाजा यही वजह थी कि उसने पहले मेरे महबूब को सबक सिखाया, फिर इसे मुझसे निकाह करने का कहा, और फिर इसी वक्त भाई ने मेरा इस आदमी के साथ निकाह कर दिया। इस दौरान वो मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। मैं भी अपने भाई की नज़रों में बहुत शर्मिंदा थी। मैं इनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। और फिर चंद ही दिनों के बाद इसका दोस्त मेरे घर में मेरा रिश्ता मांगने के लिए आया। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई, मगर दोबारा भाई ने कभी भी मुझे नहीं देखा और ना ही मुझे बुलाना पसंद किया। उसने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे अब कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरह से बेजार किया था। इसके बाद सारी ज़िंदगी में अपने भाई से बात करने के लिए तरसती रही, लेकिन मेरे भाई ने मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी का सवाल था, तो वो बहुत ही कामयाब जा रही थी। मेरा शौहर तब्दील हो चुका था। उसने गुनाहों से तौबा कर ली थी और मुझसे भी माफ़ी मांग ली थी। लेकिन हमेशा मुझे इस बात का कलक रहा कि मैंने बहुत गलत किया था, और इसीलिए मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ, ताकि कोई भी लड़की ऐसा कदम ना उठाए जैसा कदम मैंने उठाया था।